बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। थायराइड ग्लैंड इज़ एक्चुअली द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि दो किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो कि अपनी सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करते हैं, मतलब कि उनकी सिक्रीशंस को हम हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब कि ये हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। और दूसरे होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशंस को बॉडी सरफेस पर या फिर किसी डक्ट में, बॉडी डक्ट में सिक्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे स्लावा सिक्रीटिंग ग्लैंड है, स्लावरी ग्लैंड्स हैं, टीयर सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं और स्वेट ग्लैंड्स हैं। डिफरेंट किस्म के ग्लैंड्स हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड में थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज़ एक्चुअली द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। आज हम थायराइड ग्लैंड में डिस्कस करेंगे इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन, इसकी रिलेटिव पोजीशन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद ब्लड सप्लाई डिस्कस करेंगे इसमें, और इसके वेनियस ड्रेनेज भी डिस्कस करेंगे एट्सेट्रा। पूरे डिटेल से आज इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड में से सबसे बड़ा ग्लैंड है। ठीक है, ये मैंने इसकी स्ट्रक्चर को ड्रा किया है। इसकी सबसे पहले मैं आपको पोजीशन बता दूं, इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में मैं आपको बता दूं। ये हमारे लोअर नेक में मौजूद होता है। ठीक है, ये एक ऐसा वाइड ग्लैंड है जिसे आप तकरीबन महसूस कर सकते हैं। ठीक है, टच करके ना, ये हमारे इस पोजीशन पे ये मौजूद होता है, जिधर मेरा हाथ है इस जगह पे ये मौजूद होता है। अगर मैं इसकी वर्टिब्रा के लिहाज से, अगर मैं इसकी पोजीशन को डिस्कस करूँ, वर्टिब्रा तो हमारी मतलब बैक साइड पे होते हैं। ये पोस्टीरियरली, वर्टिब्रा तो पोस्टीरियर साइड पे मौजूद होते हैं, लेकिन उसके एंटीरियरली हमारा थायराइड ग्लैंड कहाँ पर मौजूद होता है मैं ये आपको बताता हूँ। ये हमारे होते हैं सर्विकल वर्टिब्रा 7 होते हैं और थोरासिक 12 होते हैं। ये मैंने वैसे बाकी सारे लिख दिए हैं, लेकिन मेन जो हमारे जिसको हमने डिस्कस करें वो सर्विकल और थोरासिक वर्टिब्रा है। अच्छा, सर्विकल 5 से लेकर थोरासिक 1, मतलब कि ये 3 वर्टिब्रा हैं। इनके एंटीरियर साइड पर, एंटीरियर ऑफ नेक पे हमारा थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है। ठीक है, ये इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन आपको समझ आ गई होगी रिलेटिव टू वर्टिब्रा। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। हमारा थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप ऑर्गन होता है, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है जिसके 2 लोब्स होते हैं, एक राइट लोब होता है, दूसरा लेफ़्ट लोब होता है। जो राइट लोब होता है उसे हम लोबस डेक्स्टर कहते हैं, लोबस डेक्स्ट्रस, और जो लेफ़्ट लोब होता है उसे हम लोबस सिनिस्टर कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों लोब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वाया इस्थमस। इस्थमस इस वो मैं लिख देता हूँ, ISTHMUS, इस्थमस। इसके ज़रिए ये राइट और लेफ़्ट लोब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इस्थमस इज़ एक्चुअली द ब्रिज बिटवीन राइट एंड लेफ़्ट लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब ये मैंने इसकी स्ट्रक्चर को ड्रा किया है। ये लरेंजियर प्रोमिनेंस, मतलब कि ये थायराइड कार्टिलेज से बना होता है, लरेंजियर प्रोमिनेंस। इसके बिलो, इसके नीचे, मतलब इसकी इन्फीरियर साइड पर हमारा थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है। अच्छा, लरेंजियर प्रोमिनेंस को हम आदम्स एप्पल भी कहते हैं, एडम्स एप्पल या आदम्स एप्पल। इसको क्यों कहते हैं कि ये एक टेल चलती आ रही है, मतलब एक स्टोरी है या एक दास्तान है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसे दरख्त से सेब उतार के खा लिया था जिसको उन्हें मना किया गया था कि आपने इस दरख्त से नहीं उतार के खाना। तो वो सेब का टुकड़ा उनके गले में फंस गया था। ठीक है, स्टक हो गया था। तो उसकी वजह से ये एक हड्डी खास तौर पर मेल्स में ही होती है, यहाँ पर आप इसे महसूस करते हैं, इसे लरेंजियर प्रोमिनेंस कहते हैं। कुछ की ये बाहर भी यहाँ से निकली होती है। अगर आप अपना फेस राइट या लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो आपको यहाँ पर ये महसूस होगा, यहाँ पर ये वाज़िया तौर पर हड्डी आपको महसूस होगी। इसे हम कहते हैं लरेंजियर प्रोमिनेंस। अब ये लरेंजियर प्रोमिनेंस के नीचे क्रिक्वाइड कार्टिलेज होता है, इसके नीचे क्रिक्वाइड कार्टिलेज होता है, उसके इर्द गिर्द रैप होते हैं ये दोनों राइट और लेफ़्ट लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो ये इसकी थी पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये है क्रिक्वाइड कार्टिलेज ये, और इसके इर्द गिर्द लेफ़्ट और राइट लोब हैं ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और ये ट्रैकिया है, मतलब कि हमारा विंड पाइप जो है। अच्छा, तो इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, हमारा थायराइड ग्लैंड ये कवर होता है थिन फाइब्रस शीथ से, जिसे हम कहते हैं CGT, मीन्स कैप्सुला ग्लैंडुला थायराइड। कैप्सुला ग्लैंडुला थायराइड इज़ एक्चुअली द थिन फाइब्रस शीथ that cover our thyroid gland।
इसकी एक इंटरनल लेयर होती है और एक एक्सटर्नल लेयर होती है। इंटरनल लेयर इज़ टुवर्ड्स द थायराइड ग्लैंड एंड एक्सटर्नल लेयर इज़ टुवर्ड द सरफेस। इसके बाद हमारा थायराइड ग्लैंड जो एंटीरियरली कवर होता है एक मसल से, जिसे हम कहते हैं इंफ्राहायोइड मसल, मतलब कि फ्रंट साइड से हमारा थायराइड ग्लैंड इंफ्राहायोइड मसल से कवर होता है, जबकि लेटरल साइड से, लेटरल कौन सी साइड्स होती हैं, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ये फॉर एग्जांपल दिस इज़ द मिड लाइन एंड दीज टू साइड्स आर द लेटरल साइड्स। यहाँ से और यहाँ से ये स्टर्नोमास्टाइड मसल से हमारा थायराइड ग्लैंड कवर होता है। फ्रंट साइड से इंफ्राहायोइड मसल से हमारा कवर होता है थायराइड ग्लैंड, और लेटरल साइड से हमारा स्टर्नोमास्टाइड मसल से हमारा थायराइड ग्लैंड कवर होता है। उसके बाद ये लैरिंजियल प्रोमिनेंस, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यह आदम्स एप्पल है जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया। उसके बाद पैरामिडल लोब क्या होता है। हमारा थायराइड ग्लैंड जो जिसके ये दोनों लोब्स हैं, राइट और लेफ़्ट लोब, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं वाया इस्थमस, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब इस्थमस एक्चुअली ये नहीं होता, ये मैंने डिस्कस किया, नॉर्मली ऐसे होता है हमारा थायराइड ग्लैंड, और ये इस्थमस होता है, ये जो है ना जंक्शन बिटवीन बोथ ऑफ दीज टू लोब्स, ये इस्थमस है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक अपवर्ड प्रोजेक्शन शो करता है हमारा इस्थमस, इसको हम कहते हैं अपवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ इस्थमस इज़ नोन एज पैरामिडल लोब। ये जो ऊपर प्रोजेक्शन शो हो रही है आपको इस्थमस की, इसे हम कहते हैं पैरामिडल लोब। अब हमारा थायराइड ग्लैंड ये तो एंटीरियर ऑफ नेक मौजूद होता है, मतलब कि फ्रंट साइड पे। अब हमारे थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे, ठीक है, इसके पोस्टीरियरली 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जो कि स्मॉल बिल्कुल बीन साइज़ के होते हैं। वो 2 इस साइड पे होते हैं, मतलब 2 राइट लोब पे होते हैं 2 पैराथायराइड ग्लैंड, और 2 लेफ़्ट लोब पे होते हैं मौजूद। अगर हम इसके वेट की बात करें तो एक इन्फेंट होता है, जो बच्चा पैदा होता है, तो उस वक्त इसका थायराइड ग्लैंड का वज़न अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 ग्राम इतना वेट होता है, जबकि एक अडल्ट में इसका वेट वेरी करता है फ्रॉम 18 ग्राम टू 60 ग्राम, ये वेट है अडल्ट में। तो ये एक लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। अच्छा, ये हमारा जो इस्थमस होता है, जो थायराइड ग्लैंड में जो होता है इस्थमस, अब उसकी शेप भी वेरी करती है, उसका साइज़ भी वेरी करता है, ठीक है, वो चेंज होता रहता है। अब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये चेंज होकर इसके आउटवर्ड प्रोजेक्शन शो होती है, जिसे हम पैरामिडल लोब कहते हैं। तो ये था नॉर्मल इंट्रोडक्शन अबाउट थायराइड ग्लैंड, और इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन मैंने आपको बताई है। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें ब्लड सप्लाई टू थायराइड ग्लैंड, और इसके बाद इसको इनर्वेशन कौन से मतलब के वेसल्स करते हैं, जो हमारी नर्व्स कौन से इसको इनर्वेट करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। अच्छा, तो उसको ब्लड सप्लाई के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे थायराइड ग्लैंड को कौन सी आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं, और कौन सी वेन्स जो होती हैं जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर अवे फ्रॉम मूव कर जाती हैं। अच्छा, तो ब्लड सप्लाई में हमारे थायराइड ग्लैंड को 3 किस्म की आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड सप्लाई करती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे थायराइड ग्लैंड को 3 किस्म की आर्टरीज सप्लाई करती हैं। एक है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, दूसरी इंफीरियर थायराइड आर्टरी, और तीसरी है थायराइड इमा आर्टरी है, ठीक है। अब इसका नेम शो कर रहा है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, मतलब कि ये हमारे थायराइड ग्लैंड के सुपीरियरली, मतलब कि उसके ऊपर मौजूद होगी, ठीक है, अबव द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये आपको इधर स्ट्रक्चर्स भी शो हो रही होंगी इस साइड पे, क्योंकि मैं इसको ड्रा नहीं कर सकता, लेकिन आपको शो हो रही होंगी। सुपीरियर थायराइड आर्टरी हैं ये, इट्स अ ब्रांच ऑफ द कैरोटिड आर्टरी, ये कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच है। कैरोटिड आर्टरी एक मेजर आर्टरी है जो कि हमारे नेक को और हमारे हेड को ब्लड प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। ये उसकी एक ब्रांच है, और ये फर्दर सब डिवाइड होती है इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आर्टरीज़ में डिवाइड होती है, ब्रांचेस में कन्वर्ट होती है। अब इसकी जो एंटीरियर साइड होगी, एंटीरियर जो ब्रांच होगी हमारी सुपीरियर थायराइड आर्टरी की, वो हमारे थायराइड ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को ब्लड सप्लाई करेंगी, जबकि इसकी पोस्टीरियर जो होगी, पोस्टीरियर ब्रांच जो होगी जो हमारे सुपीरियर थायराइड आर्टरी की, वो हमें ब्लड सप्लाई करेगी फ्रॉम द लेटरल एंड मीडियल साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। उसके बाद आ जाता है हमारा इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है, इसका नेम भी जैसे शो कर रहा है कि ये हमारे थायराइड ग्लैंड की लोअर साइड पर मौजूद होगी, मतलब कि उसके इन्फीरियरली मौजूद होगी। इट्स अ ब्रांच ऑफ द थायरोसर्विकल ट्रंक, ये थायरोसर्विकल ट्रंक की एक ब्रांच है। अब ये अप्रोच करती है फ्रॉम द लोअर टू द लोअर साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड के लोअर साइड पे
अप्रोच करने के बाद ये एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है, जो इस और ये सुपीरियर और इन्फीरियर ब्रांचेस ब्लड सप्लाई करती है टू द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के लोअर और बैक साइड, मतलब कि इसके इन्फीरियर एंड पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड गेट ब्लड सप्लाई फ्रॉम दीज टू ब्रांचेस ऑफ द इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है थायराइड इमा आर्टरी। थायराइड इमा आर्टरी इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ द आर्टिक आर्च। आर्टिक आर्च की एक ब्रांच है जो कि डायरेक्टली ब्लड सप्लाई करती है हमारे इस्थमस को। ठीक है, ये इस्थमस को ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद इन्फीरियर जो थी वो हमारे थायराइड ग्लैंड के इन्फीरियर और पोस्टीरियर साइड को ब्लड सप्लाई कर रही थी, जबकि सुपीरियर थायराइड आर्टरी थी वो हमारे ब्लड के हमारे थायराइड ग्लैंड के एंटीरियर साइड को और उसके मीडियल और लेटरल साइड को ब्लड सप्लाई कर रही थी। ये थी टोटल आर्टीरियल ब्लड सप्लाई। उसके बाद आ जाती है वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज 3 किस्म की वेंस हैं जो कि ब्लड लेकर जाती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। उनमें से सिंपली उसके नाम भी ऐसे ही हैं। सुपीरियर उसके सुपीरियर वेंस आ जाती हैं, उसके बाद मिडिल वेंस आ जाती हैं और एंड पे आ जाती हैं हमारे पास इन्फीरियर वैन। जो सुपीरियर वैन हैं वो ब्लड कलेक्ट करती हैं फ्रॉम द सुपीरियर साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड और कलेक्ट करने के बाद वो इमर्ज हो जाती हैं टू द जगुलर वेन। जगुलर वेन में वो कलेक्ट हो जाती हैं और वो हार्ट की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद जो मिडल वेन्स हैं, मिडल थायराइड वैन है, वो कलेक्ट करती हैं ब्लड फ्रॉम दी इन्फीरियर साइड ऑफ दी थायराइड ग्लैंड। कलेक्ट करने के बाद वो भी जगुलर वेन में ड्रेन हो जाती है, मतलब इसकी तरफ इमर्ज हो जाती हैं और ये हार्ट की तरफ ले जाता है ब्लड को। और तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है इन्फीरियर वेन्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इन्फीरियर वेन जो होती है वो ब्लड कलेक्ट करती है फ्रॉम द बोथ लोब्स, फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ब्लड को कलेक्ट करने के बाद वो ब्रैंकियोसेफेलिक वेन्स को की तरफ इमर्ज हो जाती हैं और इसको ब्लड सप्लाई करती हैं और वो आगे हार्ट की तरफ ले जाता है। ये था टोटल ब्लड सप्लाई टू द थायराइड ग्लैंड। उसके बाद आ जाता है लिम्फ ड्रेनेज। लिम्फ ड्रेनेज डेफिनेटली इसमें लिम्फेटिक सिस्टम भी होगा। इसके लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं, एक जाता है हमारा सर्विकल लिम्फ नोड की तरफ, जबकि दूसरा जाता है वो हमारा पैराट्रैकियल नोड की तरफ जाता है। ठीक है, ये इसका लिम्फेटिक सिस्टम था। उसके बाद आ जाता है नर्व सप्लाई। ठीक है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ सिंपैथेटिक सिस्टम इनर्वेट करता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इसको इनर्वेट नहीं करता। और जो सिंपैथेटिक सिस्टम इसको इनर्वेट करता है वो इसके सिक्रीशंस को चेंज नहीं कर सकता, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है उसकी सिक्रीशंस को डायरेक्टली हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ही उसको इनर्वेट करता है, उसको या उसकी सिक्रीशंस को इनर्वेट कर देगा या फिर उसको इनहेबिट कर देगा। सो डैट वाज ऑल अबाउट थायराइड ग्लैंड। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।